इस गति से क्या हो, दिन और रात होता है, कोई दिक्कत? घूर्णन से हमेशा दिन और रात होता है। और यह जो पीरियड है जो इसके चारों ओर घूम रही है, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन पीरियड, और इससे वर्ष बदलता है। इसको करने में कितना समय लगेगा? 365 दिन, और यह अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे लगाती है। चलिए हम लोग सीधे आते हैं पृथ्वी पर। अगर मान लीजिए कि हमारी ये पृथ्वी है और हमें लोकेशन पता करना हो, है ना, हमें क्या पता करना हो? लोकेशन। तो लोकेशन बहुत मुश्किल है यह बता पाना कि हम कहाँ पर मौजूद हैं। यह जो पृथ्वी है ना वो इतनी बड़ी है कि इसमें किसी एग्जैक्ट पार्टिकुलर जगह पर जा पाना बहुत मुश्किल था। उसको लोकेट कर पाना कि जैसे मोतिहारी है वो कहाँ है, पटना है कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, हम एग्जैक्ट कैसे बता पाएंगे? तो हम लोगों ने क्या किया कि इस तरह से लाइनों का निर्धारण कर दिया। एक लाइन हम लोगों ने इस तरह से खींच दिया, ऐसे ऐसे, देख रहे हैं ना। इस लाइन का नाम जो है हम लोगों ने जो रखा उसको बोलते हैं अक्षांश। वह लाइन जो पूर्व से पश्चिम की ओर पृथ्वी पर खींची गई है उस लाइन को क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। कोई दिक्कत? और जो दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली, मतलब एक ऊपर और एक नीचे, ऐसे है ना, अगर ये दोनों ध्रुवों को मिला दें तो इस लाइन को हम बोलते हैं देशांतर। कोई दिक्कत? हम अक्षांश और देशांतर को उपयोग क्यों करते हैं? लोकेशन को पता करने के लिए। एग्जैक्ट लोकेशन के लिए हमें दो लाइन चाहिए। क्या क्या चाहिए? अब देखिए, जब नेविगेशन यूज करिएगा ना, नेविगेशन यूज किए हैं, नेविगेशन समझते हैं क्या होता है? जैसे मोबाइल में कहीं आप दिल्ली जा रहे हैं, पटना जा रहे हैं, या कोई लोकेशन को आप सर्च कर रहे हैं तो सीधे लिखता है डायरेक्शन और आप स्टार्ट, मतलब आप चलना शुरू करिए। तो उसमें नीचे देखिएगा दो चीज दिखाता है। एक दिखाता है जिसको लिखता है लैटिट्यूड, और दूसरा लिखता है लॉन्गिट्यूड। बात समझ में आया? ये दोनों को लिखता है और यहां पर कुछ नंबर देता है, 10, 20, 50, 100, है ना। अगर इंडिया में है तो आप जो लैटिट्यूड है वह 8 के बाद दिखाता है और 37 के पहले दिखाता है, और लॉन्गिट्यूड में आप जब चलते हैं तो वह 68 के बाद दिखाता है और 97 के पहले दिखाता है। बात समझ रहे हैं ना? जो भी इंडिया में अगर है तो यह दिखाता है 8 डिग्री से का कितना तक, 37 तक, और लॉन्गिट्यूड में कितना दिखाता है, 68 से लेकर 97 तक। इसी के बीच में आप इंडिया में कहीं भी लोकेशन को आप देखिएगा, आप मोबाइल में कोई भी लोकेशन डालिएगा तो यही लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दिखाएगा। लैटिट्यूड समझ रहे हैं क्या है? लैटिट्यूड मतलब अक्षांश और लॉन्गिट्यूड मतलब देशांतर। लैटी कहने का मतलब है कि जो लेटा हुआ है, कौन देख रहे हैं ना, जो लेटा हुआ लाइन है वो क्या हो गया, लैटिट्यूड है, अक्षांश है। और लॉन्गिट्यूड कहने का मतलब है जो लंबा है, जो लंबवत खींचा गया है, यह क्या हो गया, लॉन्गिट्यूड, उसको देशांतर बोलते हैं। चलिए इसी चीज को अब हम लोगों को पढ़ना है। ये तो हम लोग बस समझे कि लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड होता क्या है, अक्षांश। एक हेडिंग बना लेते हैं, लिखते चलिए साथ में तो आपको भी सहूलियत हो जाएगा लैटिट्यूड के बारे में। अगर मान लीजिए कि हमारी ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी हम मानते हैं कि गोल है, लेकिन यह गोल है नहीं, पृथ्वी गोल नहीं है। पृथ्वी का जो आकार है इस पर शुरू से ही विवाद रहा है आकार को लेकर। पहले हम लोग समझ रहे थे कि नारंगी जैसी है, पहले क्या समझ रहे थे, नारंगी जैसी है। फिर कुछ लोगों ने आया तो कहा कि ना ये तो अंडाकार है। ये कैसा है, अंडाकार है। फिर बाद में कुछ और लोग आए, ये बोले कि नहीं ये तो सेव के जैसा है ना।
कुछ लोग कहा कि नहीं फुटबॉल के जैसा है, फुटबॉल जैसा है। इसी तरह से विवाद चलता रहा कि गोल है, नारंगी है, अंडाकार है, सेव जैसा है। लेकिन ये सारा जो आंकड़ा था, ये सारा जो अंदाज था, उस सब के सब फेल होते गए। काहे कि पृथ्वी न अंडाकार है, न सेव के जैसा है, न फुटबॉल जैसा है। पृथ्वी का जो शेप है वह अपने आप में अद्वितीय है, यूनिक है ना। आप लोग भी पढ़े होइएगा किस तरह का है। इसमें से कौन सा सही है, नारंगी, अंडाकार, सेव या फुटबॉल? कैसा है? अरे पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी बोलो। हाँ, सर्पिलाकार है और चपटी है। हाँ? अरे न चपटी है, न अंडाकार है, न सर्पिलाकार है। यह अपने आप में अद्वितीय है। अभी बोले हैं ना, मतलब कि पृथ्वी के जैसा इस पूरा दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो इस शेप को कुछ नाम अलग दिया गया और इसका नाम बोलते हैं पार्थिव। पृथ्वी का आकार कैसा है? पार्थिव है ना। इस तरह का जो आकार है वह सिर्फ पृथ्वी का ही है। तो पृथ्वी के आकार को कौन सा आकार बोलते हैं? पार्थिव आकार बोलते हैं। यह दुनिया में इसके जैसा दूसरा कोई आकार है ही नहीं। अब देखिए, इसका जो आकार हमने तो ऐसे गोला बना दिया, लेकिन ऐसा नहीं। कहीं पर ये ऐसे उठी हुई है तो कहीं धसी हुई है। इस तरह से इसका आकार है। अब बताओ कि इस तरह का जो आकार है वह किस चीज का है? कहीं यह उठा हुआ है, कहीं धसा हुआ है, कहीं पर समुद्र ने इसको खाई बना दिया है, कहीं पहाड़ों ने इसको ऊंचा बना दिया है। बात समझ रहे ना। लेकिन ओवरऑल हमने इसको क्या किया कि इस तरह से एक लाइन खींच दिया, और जो लाइन हमें आउटर लाइन मिला तो हम समझते हैं कि पृथ्वी का जो आकार है वह गोलीय है। इसलिए हमने एक ग्लोब बना लिया, उसके आकार का एक ग्लोब बना लिया। इसे उबड़ खाबड़ नहीं बनाया। लेकिन जब भी इस तरह से अगर प्रश्न कभी आए कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो क्या लिखेंगे? पार्थिव है। बात समझ में आया? ये यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है कि जो पृथ्वी का आकार है वह किस तरह का है। पृथ्वी सिर्फ पृथ्वी जैसी है, इसके अलावा इसका दूसरा कोई भी शेप नहीं बना हुआ। अब यह जो शेप है, ये पार्थिव जो है, कोई भी अगर इस तरह का कोई गोलीय वस्तु हमारे पास हो तो इसमें दो चीजें होने की संभावना प्रबल है। एक ध्रुव ऊपर और एक ध्रुव नीचे। मतलब कि इसको बीचों बीच अगर मान लेना तो वही हमारा ध्रुव हो जाए। बात समझ रहे हैं ना। इधर से अगर गोल कोई भी वस्तु लें तो उसमें एक हमारा पॉइंट आउट जरूर होगा जहां पर वह गोल हो, जिस पर वह खड़ी हो सके। ध्रुव उसी को बोलते हैं ना, कि जिस पर हम अगर उसको सेंट्रलाइज करें तो वह खड़ी हो जाए, है ना, उसको हम ध्रुव बोलते हैं। तो अगर ऊपर वाला ध्रुव को लें तो इसको हम बोलते हैं नॉर्थ। क्या बोलते हैं? नॉर्थ पोल या उत्तरी ध्रुव। और नीचे वाले को ले तो इसको हम बोलते हैं साउथ या दक्षिणी ध्रुव। दो इसमें ध्रुव है। और इसी को अगर हम मिला दें, जिस लाइन के द्वारा मिला दें, इसको हम बोलते हैं एक्सिस। क्या बोलेंगे? एक्सिस। या इसी को हम हिंदी में बोलते हैं अक्ष। तो अगर अक्ष का डेफिनेशन अगर कभी पूछा जाए कि अक्ष किसे कहते हैं, दोनों ध्रुवों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है उसी को हम अक्ष बोलते हैं। यह हमारा कल्पना है, ओरिजिनल नहीं है, काल्पनिक है। इस तरह से हमने समझा कि अगर हम सेंट्रलाइज करें, खड़ा करने का प्रयास करें, तो ऐसे ही पृथ्वी खड़ी हो जाएगी, है ना। और इस लाइन को हम मिला दिए, यह एक्सिस हो गया। लेकिन यह कैसा है? कल्पना है हमारा। वास्तविक रूप में अगर देखा जाए तो यह जो पोल है ना, यहां से इस सेंटर से अलग हट करके है यहां पर। बात समझ में आया? जो हम कल्पना किए हैं, जो बीचों बीच जैसे गोला को अगर ले तो बीचे में कल्पना करेंगे ना, तो बीच में वह नहीं है। कहां पर है? थोड़ा सा हट करके है। और यह जो हट करके है, हमने क्या किया कि जितना यह हटा हुआ है
उतना ही इधर से उठा हुआ होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे झुकेगा, जितना झुकेगा उतना ही इधर से उठेगा कि नहीं। तो हमने इसी को एक लाइन ऐसे मिला दिया, है ना। ये हमारा हो गया वास्तविक, मतलब ऐसा ही है वास्तविक, ये वास्तविक है, यही रियल है, ओरिजिनल है। बात समझे। तो यह जब हम इसको मापे ना कि यह कितना, आखिर जो हम मान रहे हैं, जो कल्पना कर रहे थे, उससे कितना झुका हुआ है। बात समझे। तो हमने जब इसको मापा स्केल पर, जैसे ऐसे चांद रखते हैं ना, ऐसे गोल अगर है तो इसमें हमने चांद रख लिया, और चांद को इसमें जब फिट किए तो पता चला ये कितना डिग्री है, 23.5 डिग्री यह झुकी हुई है ना। और डिग्री को मापने के लिए हम यहाँ पर एक आधार डालेंगे, तब हमें समझ में आ जाएगा कि ये डिग्री है। कितना डिग्री झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी है। तो यह किससे 23.5 डिग्री झुकी है, किससे झुकी है, अपने एक्सिस से, अपने अक्ष से इसका जो झुकाव है वह 23.5 डिग्री है। तो हम इसको बोलते हैं काल्पनिक ध्रुव, इसको बोलेंगे काल्पनिक ध्रुव, काल्पनिक, और इसको बोलेंगे वास्तविक ध्रुव। तो काल्पनिक ध्रुव से हमारा जो ध्रुव है वो कितना डिग्री बाहर है, 23.5 डिग्री। आपसे जो सवाल पूछा जाएगा एग्जाम में, वो पूछा जाएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष से कितना झुकी हुई है, अपने अक्ष से कितना झुकी हुई है, 23.5। अच्छा, इसको अगर हम लंब मान लें तो यह क्या हो जाएगा, ये हो गया आधार। तो इसमें दूसरा जो सवाल पूछा जाता है कि पृथ्वी अपने आधार तल से कितना झुकी हुई है। तो आधार हो गया ये, और इसका झुकाव ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया या 66.5 डिग्री। यानी कि अपने आधार तल से जो इसका झुकाव है वह 66.5 डिग्री है। कोई दिक्कत। हमको यहां पर समझना है अक्षांश रेखाओं को, है ना। पहला जो हमारा हेडिंग बना था वो क्या बना था, अक्षांश। अब यह हमारा अक्ष भी मिल गया, यही अक्ष है ना, और ये हमारा अब हमको दूसरा इसमें चीज निकाल लेना। जैसे मान लीजिए यह तो एक अक्ष हमें ढूंढना था, और दूसरा इसमें हमको अंश ढूंढना है, यही है ना, अक्ष प्लस अंश। देख रहे हैं ना, इसी दोनों को मिलाकर के क्या बन गया, अक्षांश बन गया, अक्ष और दूसरा अंश। तो अक्ष तो हमें को मिल गया, कहां पर है अक्ष, यही है, यही है ना अक्ष, अक्ष है। और दूसरा अब हमको क्या ढूंढना है, अंश। अंश मतलब कोण, कोण को ना अंश में डिनोट्स करते हैं, इतना डिग्री उतना डिग्री, किसको लिखते हैं, कोण को। कोण का जो मात्रक है वह डिग्री है। तो अब हमको कोण ढूंढना है, अब किसके साथ, अक्ष के साथ। तो अब ये मान लीजिए कि हमारा अक्ष हो गया, यह कितना डिग्री होगा, इस आधार से 90 डिग्री। इधर से अगर हम खींचना शुरू करें तो 1 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री 5 डिग्री, ऐसे ही करते करते यहां तक आएंगे तो कितना डिग्री हो गया। और इधर से भी अगर खींचना शुरू करें 1 2 3 4 5, तो यहां से आएंगे तो कितना हो जाएगा, 90। और हमको चाहिए लाइन, है ना, हमको चाहिए एक रेखा। तो रेखा तब बन पाएगा जब हम इस एक को एक से मिला दें, तभी क्या हो गया, एक लाइन हो गया। और यह जो एक लाइन है यह क्या हो गया, एक मतलब अंश भी मिल गया। अंश कितना डिग्री हो गया, 1 डिग्री, और अक्ष के साथ। तो यह जो होगा, जो 1 डिग्री होगा, इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री अक्षांश बोलेंगे कि नहीं, 1 डिग्री अक्षांश। तो इसको क्या बोलेंगे, 0 डिग्री अक्षांश बोलेंगे कि नहीं। उसी तरह से इसको कितना बोलेंगे, 2 डिग्री। इसको कितना बोलेंगे, इसको और इसको 90 डिग्री। यानी कि अगर हम देखें तो पृथ्वी के आधा भाग में, आधे भाग है ना, इसके आधा भाग में
जो अक्षांश है वो कितना खींच सकते हैं टोटल, जो अक्षांश है वह कितना खींच सकते हैं कुल। अच्छा, आधा भाग में कितना खींच सकते हैं, 90 खींच सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 करके यहां तक 90। यानी कि अगर हम आधा भाग में खींचें अक्षांशों को, अच्छा आधा कहने का मतलब है गोलार्ध, गोला के ये आधे है ना, पृथ्वी एक गोला है तो गोला को हमने आधा कर दिया, तो आधा में क्या हो गया, उसको क्या बोलेंगे, गोलार्ध। और गोलार्ध में कितना होगा, 90। तो अगर इस धर वाला गोलार्ध को लें तो यह पोल इधर नॉर्थ है, तो इस गोला को क्या बोलेंगे, आधा गोला को उत्तरी गोलार्ध। और इस लाइन के जो 0 डिग्री है ना, इसके नीचे वाला जो पोर्शन है, इसमें भी टोटल कितना खींच सकते हैं, इधर भी अगर खींचना शुरू करें ना तो 90 ही आएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना होगा, 90। और बीच में एक लाइन हमने जो खींचा था, इसको बीचों बीच बांटने के लिए ना, उसका नाम रख दिया है 0। तो 0 को हम कहीं काउंट कर रहे हैं, हम जो अभी यहां से जो काउंट करना शुरू किए 1 2 3 4 करना शुरू कर दिए थे ना, तो इधर से 1 से करके 90 तक आए थे, इधर भी 1 से करके 90 तक आ गए, बीच में 0 को छूट गया, 0 छूट गया था ना, 0 को हम जोड़ ले रहे हैं, तो इधर 90 इधर 90 और एक हो गया हमारा जो 0 डिग्री है। तो टोटल कितना हो गया, 181। यानी कि अगर कभी पूछा जाए कि अक्षांशों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 181। कोई दिक्कत, अक्षांश किसको बोलेंगे, हाँ अक्षांश रेखा किसको कहेंगे, अक्षांश बोलेंगे पृथ्वी पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई प्रत्येक लाइन क्या कहलाएगा, अक्षांश कहलाएगा। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी होगी, 181। एक गोलार्ध में अक्षांशों की संख्या 90, दूसरा गोलार्ध में 90, एक बीच में 0 डिग्री, इसको मिला करके हो गया 181 डिग्री। बात समझ में आया। हमने क्या किया है कि इन अक्षांशों का कुछ नाम रख दिया, इसलिए नाम रख दिया कि पृथ्वी जो अपने वास्तविक पोजीशन में झुकी हुई है ना, तो कुल झुकाव इसका कितना है, 23.5 डिग्री। तो इसके वजह से क्या होता है ना कि हमारे यहाँ कुछ मौसमी परिवर्तन होते हैं, अलग अलग क्लाइमेट पाए जाते हैं इसके झुकाव के कारण, जिससे ऋतु परिवर्तन होता है ना। तो ऋतुओं के परिवर्तन को देखते हुए हम लोगों ने क्या किया कि इन अक्षांशों में कुछ अक्षांशों का नाम रख दिया कि इस अक्षांश के बीच में कुछ अलग मौसम होता है, इसी अक्षांशों के बीच में कुछ अलग तरह के क्लाइमेट मौजूद हैं। बात समझ में आया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा सूरज है, यहाँ लेते हैं, ये हमारा सूरज है और यहाँ पर पृथ्वी है, तो ये हो गया नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, नॉर्थ और ये हो गया साउथ, और ये बीचों बीच हमने एक लाइन खींच दिया, ये जो 0 डिग्री है और ये दोनों को बांट रही है ना। तो अगर इस सूर्य का जो किरण है वो यहाँ पर चलना शुरू करे तो कुछ जो लाइनें हैं वो तो बीचों बीच पड़ेंगी, लेकिन यहाँ पर जो जाने वाली लाइन है और यहाँ पर जो जाने वाली है ये हमेशा तिरछी होगी। या हम ये भी कह सकते हैं कि जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे ना तो इसका जो लाइन है वो तिरछा होता चला जाएगा, और अगर हम 0 डिग्री पर देखें तो सीधा सीधा लाइन पड़ेगा ना। तो अगर टेम्परेचर का इस पर हम विचार करें तो जब लाइनें तिरछी होती हैं, जब प्रकाश की जो किरणें हैं वो तिरछी होंगी तो टेम्परेचर ज्यादा होगा कि कम, टेम्परेचर कम होगा, और जब सीधा खाड़ा पड़ेगा तो ज्यादा होगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ का टेम्परेचर अधिक है और यहाँ का टेम्परेचर कम है, कह सकते हैं ना। तो ऐसा तो नहीं कि अचानक ही कम हो जाता है या अचानक बढ़ जाता है, जैसे जैसे हम यहाँ से दूर की ओर जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में कमी आएगी, और जैसे जैसे इसके नजदीक आएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर में वृद्धि होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो इसका अलग अलग जो
इसलिए होता है, क्या है कि पृथ्वी झुकी हुई है। बात समझ रहे हैं ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि इसे का नामकरण अलग अलग कर दिया। इसको हम जो नाम रखे हैं वो, इसे बीचों बीच जो लाइन बांट रही है जो 0 डिग्री है, इसका नाम रख दिया हमने 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को बोलते हम भूमध्य। भू मतलब भूमि और मध्य मतलब बीचों बीच, तो भूमध्य रेखा इसको कह सकते हैं। या इसी को हम बोलते हैं विषुवत। क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा भी कह सकते हैं। या इसी को हम इक्वेटर बोलते हैं। इक्वेटर जो है ना, इक्वल से बना हुआ है। इक्वल मतलब बराबर, और टी और जोड़ दिए, इसका मतलब बांटने वाला है। बात समझ रहे? इक्वेटर, सेपरेटर। सेपरेटर मतलब जो सेपरेट करता हो, इक्वेटर मतलब जो इक्वल इक्वल बांटता हो, उसको क्या बोलेंगे? इक्वेटर। तो अगर इक्वेटर पूछा जाए तो भी यही है, अगर 0 डिग्री पूछा जाए तब भी यही है, भूमध्य मतलब यही है, विषुवत मतलब यही है। यानी कि इसके 4 नाम हो सकते हैं, या तो 0 डिग्री अक्षांश, या इसी को हम भूमध्य कहें, या इसी को हम विषुवत कहें, या इक्वेटर कहें, कोई दिक्कत। 0 डिग्री को हम 4 नामों से जानते हैं। अच्छा, इसके बाद में हम लोगों ने 1 2 3 करते हुए जब आया ना, पृथ्वी का जो झुकाव है वो है 23.5 डिग्री। तो हम लोगों ने एक यहां पर लाइन रखा है 23.5, इसका नाम रख दिया कर्क। क्या हो गया? कर्क। और इसी तरह से यहां पर एक लाइन है 66.5 का। आधार तरफ से झुकाव कितना है? 66.5। तो 66.5 का नाम हम लोगों ने रख दिया है क्या? आर्कटिक। इसका नाम है आर्कटिक। और यहां पर जो 90 डिग्री है ना, इसका नाम रख दिया गया है ध्रुव। यह हम लोग उत्तरी गोलार्ध में देख रहे हैं। 0 डिग्री को हम बोलेंगे इक्वेटर, 23.5 को बोलेंगे कर्क, 66.5 को आर्कटिक, और 90 डिग्री को ध्रुव। उसी तरह से अगर हम दक्षिण की ओर चलें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी को बोलते हैं, हाँ, 23.5 डिग्री साउथ, ये हो गया आपका नॉर्थ। तो इसको बोलेंगे हम मकर। इसका नाम रख दिया मकर। और उसी तरह से 66.5 जो साउथ में है, 66.5 साउथ, इसको बोलते हैं अंटार्कटिक। अंटार्कटिक। और जो 90 डिग्री है, इसको बोलते हैं ध्रुव। कोई दिक्कत? हमें मुख्य रूप से 4 नाम याद रखना है। एक मकर, 23.5 डिग्री साउथ को बोलते हैं मकर, 66.5 को बोलते हैं अंटार्कटिक। उसी तरह 23.5 डिग्री नॉर्थ को बोलते हैं कर्क, और 66.5 को बोलते हैं आर्कटिक। याद रहेगा? लिख लिए इसको, लिखते चलिए, जल्दी जल्दी साथ में ही लिखते चलिए। हेडिंग क्या बनाना था? अक्षांश रेखाएं या अक्षांश।
हो गया। अच्छा, ये जितना भी हम लोगों ने लाइन खींचा है ना, ये वाला, ये सब का सब एक अक्षांश रेखा है। इन अक्षांशों के बीच का जो एरिया है ना, इसको बोलते हैं हम कटिबंध। क्या बोलते हैं? कटिबंध बोलते हैं, या इंग्लिश में इसको हम जोन कहते हैं। यानी कि अगर हम डेफिनेशन लिखें कि कटिबंध किसे कहते हैं? दो अक्षांशों के बीच के क्षेत्र को कटिबंध कहा जाता है। कोई दिक्कत? तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पर ये कटिबंध है, यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे? इस वाला एरिया को, इसको भी कटिबंध बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे? ये भी कटिबंध है। यानी कि दो अक्षांशों के बीच का जो क्षेत्र है वह क्या कहलाएगा? कटिबंध कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पर दूसरा जो चीज हम लोग को देखने वाला है, दो अक्षांशों के बीच का जो दूरी है वह है 111 किलोमीटर। कितना है? 111 किलोमीटर। कहीं भी अगर इसको हम माप लें, दो अक्षांशों के बीच का जो दूरी है वो कितना है? यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि जितना हमने अक्षांश खींचा ना, वो 111 किलोमीटर नाप करके खींच दिया। तो अगर हम यह 0 से स्टार्ट करें तो इसके भी बीच के दूरी 111, इसमें भी 111, ये भी 111। यानी कि अगर हम यहां पर 89 और 90 के बीच में भी मापेंगे तो कितना आएगा? वो ही आएगा, 111 किलोमीटर ही आएगा, है ना। यानी कि यह जो लाइन है यह समानांतर खींची गई है। समानांतर कहने मतलब समान अंतर पर, एक दूसरे के जो बीच का जो दूरी है, जो अंतर है, वह हमेशा समान रहेगा। कभी भी पूछा जाए कि दो अक्षांशों के बीच का जो दूरी है वह ध्रुव पर कितना होगा? 111, और अक्षांशों पर, ये 0 डिग्री अक्षांश पर कितना होगा? विषुवत पर कितना होगा? भूमध्य पर कितना होगा? ऐसे जो एग्जाम में है थोड़ा सा शब्दों का हेरफेर कर दिया जाएगा और बच्चों को लगेगा कि जा, ये तो पढ़ ना किए थे। तो कहीं भी अगर अक्षांश के बीच का दूरी पूछा जाए तो कितना होगा? 111 किलोमीटर ही होगा। बात समझ में आया? कटिबंध। अब हम लोगों को जो जानना है वो जानना है कटिबंधों के बारे में। एक हेडिंग बना लीजिए, कटिबंध। अच्छा, ये सब जो अभी पीछे लिखाए हैं वो सब नोट कर लिए? दो अक्षांशों के बीच का क्षेत्र को कटिबंध कहते हैं। इस कटिबंध को हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया है। एक ताप के आधार पर, इसको बोलते हैं ताप कटिबंध। क्या बोलते हैं? ताप कटिबंध। और एक दाब के आधार पर, इसको बोलते हैं दाब कटिबंध। अब देखो मजे का बात यह है, जोन इंग्लिश में इसको बोलेंगे जोन, और हिंदी में कहेंगे कटिबंध। हाँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे टेम्परेचर जोन। ये हो गया आपका टेम्परेचर जोन, और ये हो गया प्रेशर जोन, है ना। अब टेम्परेचर और प्रेशर में देखिए संबंध क्या है। अगर मान लीजिए कि किसी एरिया का टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, ताप और दाब समझिए क्या होता है। ताप मतलब है कि अगर किसी एटमॉस्फेयर में हम एनर्जी को पुटअप करते हैं तो उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है क्या। और जब टेम्परेचर बढ़ेगा, इसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमने टेम्परेचर इस एरिया का बढ़ा दिया, तो जैसे ही इस टेम्परेचर यहाँ पर बढ़ाएंगे तो यहाँ का जो हवा है, जो जलवाष्प है, वह गर्म होगा ना। जैसे हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए
तो यहाँ का जो हवा है ना वो गर्म हो जाएगा, और गर्म चीजें जो होती है ना, गर्म जो चीज है वह होती है हल्की, और जब ठंडी होगी तब वो हो जाएगी भारी। काहे कि जब गर्म होगा ना तो इसमें का जितना भी वाटर वेपर है वह अपना स्वरूप बदलेगा और वह और ऊपर की ओर उठता जाएगा, हवा हो जाएगा। बात समझ रहे ना, गैस हो जाएगा, यानी कि वो होगा हल्का। और जैसे ही हम उसको ठंडा करें तो सारा जो संघनन की क्रिया है वो प्रारंभ हो जाएगी, और वह एरिया का जो हवा है वो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। बात समझ में, जब भी गर्म होगा तो क्या होगा, हल्का होगा, जब ठंडा होगा तो भारी होगा। अगर हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें, टेम्परेचर क्या कर दें, बढ़ा दें, तो यहां पर जो प्रेशर है, अच्छा प्रेशर कहने का मतलब है कि वो हमारे ऊपर दबा रहा हो, है ना। जैसे हम यहां पर बैठे हैं तो हमारे ऊपर वायुमंडलीय दाब है कि नहीं है, वायुमंडल का दबाव है। अब ये वायुमंडल हमको ऊपर से नीचे की ओर प्रेशर दे रहा है, दबा रहा है। तो अगर हम इसको गर्म करें तो वो जो प्रेशर ऊपर से दबा रहा है उसका जो पावर है वो कम होगा कि बढ़ेगा, कम होगा, यानी कि वो कम दबाएगा। काहे कि हमने जो उसका जो दाबने वाला जो चीज है उसी को हमने गर्म करके उड़ा दिया ऊपर की ओर। बात समझिए। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएं, गर्म करें, तो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठेगा। जब ऊपर उठेगा तो हमारे ऊपर प्रेशर कम पड़ेगा। यानी कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएं तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा कम। और यदि इसी टेम्परेचर को अगर हम कम कर दें, कम कर दें, तो प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा ज्यादा। क्या सीधा उल्टा संबंध है कि नहीं। यानी कि अगर ताप को बढ़ा दिया जाए तो दाब घट जाएगा, और यदि ताप को घटा दिया जाए तो दाब बढ़ जाएगा। सीधा सीधा इसका संबंध है। अब इसी के आधार पर हम लोगों ने ताप और दाब कटिबंध में इसको बांट दिया है। आइए आगे हम ताप कटिबंध को देखते हैं। ताप कटिबंध, कटिबंध तो हमें समझ में आ गया कि होता क्या है। कटिबंध मतलब दो अक्षांशों के बीच के जो क्षेत्र है वह कटिबंध है। अब ये जो कटिबंध है वह ताप के आधार पर हम लोग अगर देखें, जैसे मान लीजिए कि यह हमारी पृथ्वी है और यहां पर ये रहे हमारे सूर्य भगवान, और ये अपना जो किरण है वो धरती पर डाल रहे हैं। अब धरती पर जब ये हमारा उत्तरी ध्रुव हो गया और ये हमारा दक्षिणी ध्रुव, तो इनका जो एकदम लंबवत किरण है ना वो आ रहा है 0 डिग्री पर, देख रहे हैं ना। इनका जो लंबवत किरण है वो कहां पर, 0 डिग्री पर। और जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं इनका जो किरण है वह तिरछी हो रही है, देख रहे हैं ना, तिरछी हो रही है। तो टेम्परेचर का वेरिएशन हो रहा है कि नहीं। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पर, यहां पर ताप सबसे ज्यादा और यहां पर ताप सबसे कम। क्या, तो यह जब देखा गया कि सबसे ज्यादा जो ताप है ना वो कहां पर है, तो हम लोगों ने देखा कि जो पृथ्वी का जो झुकाव है ना 23.5 डिग्री वाला, 23.5 डिग्री, इसी के बीच में सबसे ज्यादा टेम्परेचर है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां पर है, पृथ्वी पर वह क्षेत्र जितना झुका हुआ है, यानी कि 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक। का है कि जब पृथ्वी जब घूम रही है ना सूर्य के चारों ओर, तो कभी ये वाला एक्सिस इसके सामने आ रहा है और कभी ये वाला एक्सिस इसके सामने आ रहा है। मतलब कभी उत्तरी ध्रुव आ जाता है और कभी दक्षिणी ध्रुव। अभी उत्तरायण और दक्षिणायन हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। और इसके जो वेरिएशन है यह कभी उत्तरी ध्रुव के आने से और कभी दक्षिणी ध्रुव के आने से कभी टेम्परेचर इधर बढ़ जाता है और कभी इधर। जैसे मान लीजिए कि यह वाला झुकना शुरू हो, तो झुकते झुकते यह अधिकतम कितना झुकाव है 23.5। तो जो सूर्य की किरण लंबवत से ये झुकना अगर शुरू करे इधर, तो यह झुकाव सिरे होते 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 यह जो एरिया है
यह कहां तक आ सकता है, यहां तक आ सकता है। जैसे पृथ्वी इधर झुकी और फिर अब इसके बाद झुकाव इसका नहीं हो, फिर इसके बाद में क्या होगा, फिर उठना शुरू की। तो जब उठना शुरू करेगी तो ये वाला तो एरिया यहां आ गया, ये वाला यहां आ गया, और जब दक्षिणायन होना शुरू किया तो अब ये वाला एरिया इधर की ओर आना शुरू करेगा। बात समझिए। तो अधिकतम जो सूर्य का जो किरणों का लंबवत जो फैलाव है वह किसके किसके बीच है, 23.5 से 23.5 के बीच। ये बात समझ में आ रहा है। सूर्य का जो किरण है वो लंबवत किसके किसके बीच हो सकता है, 23.5 नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ के बीच में ही हो सकता है। इसलिए यहां का जो तापमान है यह सबसे ज्यादा होता है। हाँ, मतलब अब टेम्परेचर तो हमारे यहाँ बढ़ रहा है घट रहा है। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो क्लाइमेट चेंजिंग में अब टेम्परेचर एरिया के पर डिपेंड करता है। कहीं का टेम्परेचर आज 42 डिग्री है, कहीं का 45 डिग्री हो गया कि नहीं। लेकिन जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वह इन अक्षांशों के बीच सबसे ज्यादा होता है। बात समझिए। इसलिए इसको बोलते हैं हम उष्णकटिबंध। क्या बोलते हैं, यह हो गया उष्णकटिबंध। तो अगर उष्णकटिबंध का विस्तार पूछा जाए तो कहां से कहां तक, 23.5 डिग्री उत्तर से 23.5 डिग्री दक्षिण तक, यह हो गया उष्णकटिबंध। अच्छा, यहां पर 66.5 जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना, 66.5 ये वाला, और यहां पर ये 66.5। अब यहां पर जो सूर्य किरण है ना वो इतना स्लोली होता है, इतना तिरछा होता है कि यहां का जो एटमॉस्फेयर है वह बर्फ के रूप में वहां पर पानी जमा हुआ है। वहां पर इतनी ठंड है कि सालों भर बर्फ जमे रहते हैं, है ना। वहां पर गर्मी होता ही नहीं है। टेम्परेचर अगर मैक्सिमम टेम्परेचर हो जाए ग्रीष्म काल के दौरान तब वह 10 डिग्री सेल्सियस होता है मैक्सिमम। अब नीचे जब जाता है तो माइनस में कई डिग्री है। बात समझे। तो यहां का जो टेम्परेचर है इतना कम है कि इसको बोलते हैं हम शीत कटिबंध। शीत कटिबंध क्या बोलते हैं, शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध का जो विस्तार है वो किसके किसके बीच है, 66.5 हाँ नॉर्थ से लेकर के ये 90 डिग्री तक। बात समझे। उसी तरह से यहां पर अगर देखें तो यहां भी 66.5 से लेकर के ये 66.5 डिग्री साउथ से लेकर कितना तक, 90 डिग्री नॉर्थ तक। ये वाला जो कटिबंध हो गया कौन सा कटिबंध हो गया, शीत कटिबंध। ये वाला कौन कटिबंध हो गया, शीत कटिबंध। और ये वाला हो गया उष्ण कटिबंध। देखिए होता क्या है कि अगर आप अध्यक्ष बन गए हैं किसी संगठन का, अगर आपको अध्यक्ष बना दिया जाए और आप नहीं रहें, मतलब कहीं विदेश टूर पर चले जाएं या किसी काम में व्यस्त हैं, अपने आप ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, तो आपका ये काम देखने वाला कोई ना कोई होना चाहिए। क्या उसको बोलते हैं उपाध्यक्ष। यानी कि उप शब्द जो जोड़ दिया जाता है उसका पावर थोड़ा सा कम होता है। बात समझे ना, काम वही करेगा लेकिन उसका पावर थोड़ा सा कम रहेगा। तो यहां पर जो है ना ये जो उष्ण है इसको यहां पर हमने कहा कि एक लाइन खींचा है इसलिए कि इस एरिया को बांटे। यह खूब गर्म एरिया है, उष्ण है ना। तो यहां से जब हम आगे को चढ़ेंगे तो सूर्य का जो किरण है वो थोड़ा सा तिरछा हो गया कि नहीं, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है थोड़ा कम हो गया। तो इस गर्मी यहाँ पर हमने अगर इसको कहा कि यह उष्ण है, गर्म है, तो इसको हम उपोष्ण बोल सकते हैं कि नहीं। उष्ण तो है ही लेकिन थोड़ा सा कम है। बात समझे। यानी कि इधर उष्ण का जो प्रभाव है थोड़ा सा कम हो गया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, उपोष्ण। गर्मी है लेकिन थोड़ा सा कम गर्मी है। इसका जो विस्तार है वो 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के और 45 डिग्री नॉर्थ तक है। लेकिन 45 से फिर 66.5 डिग्री भी तो है क्या, तो इधर भी ठंडा ही है लेकिन कितना है, थोड़ा सा कम ठंडा है। बात समझ रहे हैं। इस वाला एरिया में
जो ठंडा का प्रभाव है वह थोड़ा सा कम हो गया। काहे कम हो गया? काहे कि इधर से जब बढ़ रहे थे गर्मी है, और इधर से जब चल रहे हैं ध्रुव की ओर से, तो हम गर्म क्षेत्र की ओर जा रहे हैं ना, तो थोड़ा सा तो गर्मी बढ़ेगा। तो इतने यहाँ जितना ठंड है उससे थोड़ा सा कम ठंड है, तो इसको अगर हम शीत कह रहे हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे? शीतोष्ण। कहने का मतलब है इसमें शीत भी है और इसमें उष्ण भी है, मतलब इधर गर्मी भी है और ठंडा भी है, इसलिए इसको हम बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंध। कोई दिक्कत? हमारे पास कितना कटिबंध हो गया? 4 कटिबंध हो गया। एक तो उष्ण हो गया, दूसरा उपोष्ण हो गया, तीसरा शीतोष्ण, और चौथा, कोई दिक्कत? टेम्परेचर के आधार पर जो हम लोगों ने डिवीजन किया है कटिबंध का, उसको 4 भागों में रख दिया है। एक को बोलते हैं उष्ण, दूसरा उपोष्ण, फिर शीतोष्ण और फिर शीत कटिबंध। ये 4 कटिबंध हमारे पास है। उसी तरह से अगर हम नीचे की ओर चले, यहां पर ये कितना डिग्री हो गया? 45 डिग्री साउथ। तो इसको क्या बोलेंगे? इस एरिया को बोलिए 23.5 डिग्री साउथ से 45 डिग्री साउथ के बीच क्या हो गया? उपोष्ण हो गया। और इसको क्या बोलेंगे? शीतोष्ण बोलेंगे। कितना टेम्परेचर बेल्ट हो गया? 4 टेम्परेचर बेल्ट हो गया। उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। ये हमारे पास 4 कटिबंध है। ये चारों कटिबंधों में ये अगर हम टेम्परेचर का बात करें तो यहां से यहां तक जो टेम्परेचर है वह वर्ष भर हाई होता है, हमेशा उच्च तापमान होता है ना। और इसमें और इसमें, मतलब इसमें अगर हम उच्च तापमान का बात करें ना, तो 12 महीना, कितना महीना? वर्ष भर यहां पर टेम्परेचर हाई ही रहता है, उच्च रहता है। लेकिन इस एरिया में अगर चले ना, तो यहां पर 4 महीना ठंडा और 8 महीना गर्म। किसमें? उपोष्ण में। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जो जहां पर मौजूद हैं, यह इसी एरिया में है, उपोष्ण कटिबंध वाले क्षेत्र में मौजूद है। तो हमारे यहाँ देखिएगा कि जो ठंडा का महीना है वह नवंबर में शुरू होता है, चूंकि अक्टूबर तक तो हम लोग यहाँ गर्मी पड़ता है, फिर नवंबर में शुरू हुआ, तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 4 महीना ठंडा। और मार्च से फिर क्या हो गया? गर्म। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 8 महीना क्या हो गया? गर्म, और 4 महीना ठंडा। लेकिन जब हम इस एरिया में जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? जैसे आप केरला में चले जाइए, साउथ में चले, साउथ इंडिया में चले जाइए, तो वहां पर आपको सालों भर गर्मी ही मिलेगा, ठंडा नहीं लगता है। शीतोष्ण कटिबंध में चलेंगे ना, तो अब यहाँ पर शीत का प्रभाव ज्यादा है और गर्मी का प्रभाव कम है। तो यहाँ पर जो गर्म महीनों का जो संख्या है वह कितना है? 4 माह। और जो ठंड महीना का जो संख्या है वो कितना हो गया? 8 माह। आप यूरोपियन कंट्री में अगर चलिए, यूरोप में, तो उनके यहाँ कुछ ही महीने हैं जो ग्रीष्म काल के 3-4 महीना सिर्फ गर्मी लगेगा, और बाकी जो 8 महीना है वह क्या लगेगा? ठंड लगेगा। सबसे बढ़िया क्लाइमेट है वहां के, है ना। और जब ही इस शीत कटिबंध में चलिएगा तो यहां पर 12 महीना क्या होगा? ठंड ही लगेगा, है ना। यानी कि हमारा जो 4 कटिबंध है, उष्ण कटिबंध में कितना दिन गर्मी? उष्ण कटिबंध में गर्म महीनों की संख्या 12, ठंडे महीने की संख्या 0 हो गया। उपोष्ण कटिबंध में गर्म महीना गर्म हो गया 8, ठंडा हो गया 4। शीतोष्ण कटिबंध में 4 महीना गर्म और 8 महीना। और शीत कटिबंध में कोई दिक्कत? चलिए इसी को हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ करके दाब कटिबंध को देख लेते हैं। दाब, अच्छा अभी हम यही बता रहे थे ना कि ताप और दाब में जो है ना बहुत हम लोगों में क्लोज रिलेशन है।
क्या है कि अगर हम ताप को बढ़ा रहे हैं तो दाब क्या हो जाएगा, दाब घट जाएगा, और ताप को अगर हम घटा दे तो दाब बढ़ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत? अब देखिए होता क्या है कि ये हमारा हो गया ये पृथ्वी, और पृथ्वी को हम लोगों ने ऐसे बीचों बीच बांट दिया है। कौन सा लाइन है? भूमध्य हो गया, ये है भूमध्य। अच्छा, इसमें ये ध्रुव हो गया नॉर्थ पोल, और ये हो गया साउथ पोल। और ये हम लोग इतना समझ लिए हैं कि ये जो 23.5 डिग्री है ना, इसको कौन सा नाम दिए हैं? कर्क। और इसका नाम दिए हैं आर्कटिक। आर्कटिक। और ताप में हम लोग ये जान गए हैं कि ये वाला जो है ना, ये उष्ण है। उष्ण है तो ताप कैसा रहेगा? ज्यादा रहेगा। और अगर ताप ज्यादा है तो दाब कैसा रहेगा? दाब कम रहेगा। रहेगा कि नहीं? यह ताप, यहाँ का टेम्परेचर ज्यादा है तो प्रेशर कैसा हो गया? कम हो गया। और यहाँ का जो ताप है वह कम है तो दाब कैसा हो गया? दाब ज्यादा हो गया। अब ये बेल्ट, इसमें भी हम लोगों ने जो दाब बेल्ट है या दाब क्षेत्र है उसका अलग अलग पहचान कर लिया है। जो ये वाला जो एरिया है, यहाँ का जो दाब है वह हमेशा ही ज्यादा रहेगा कि कम? यहाँ का दाब कम रहेगा। यानी कि अगर हम प्रेशर बेल्ट का बात करें तो यह लो प्रेशर का बेल्ट हो गया। क्या हो गया? लो प्रेशर। और यहाँ का जो प्रेशर है वो कैसा हो गया? अरे यहाँ पर दाब ज्यादा है कि नहीं, तो कैसा हो गया? हाई प्रेशर हो गया। अच्छा, यहाँ से जब हम इधर की ओर बढ़ते हैं जैसे जैसे, तो यहाँ का ताप घटेगा कि बढ़ेगा? ताप घटेगा। तो जो दाब है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा, मतलब बढ़ेगा। यहाँ का दाब, जो प्रेशर है वह बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कैसा हो गया? हाई प्रेशर। हुआ कि नहीं? यहाँ का जो एरिया है वो हाई प्रेशर का हो गया, यहाँ का प्रेशर जो है वह लो प्रेशर हो गया। बात समझ में आया? यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर हाई प्रेशर। अच्छा, इसी में हम लोग को प्रवाह समझना है। प्रवाह मतलब जो बहने का जो क्रिया है ना, वह किधर से किधर होता है। अगर हवा का प्रवाह हो, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हवा गर्म हो रहा है, तो गर्म होगा तो उठेगा कि बैठेगा? उठेगा। और यहाँ का जो प्रेशर है वो हाई है, तो हाई प्रेशर है तो यहाँ पर हवा बैठेगा कि उठेगा? यहाँ पर हवा नीचे की ओर आएगा, यहाँ पर प्रेशर को दबाएगा। जो भी यहाँ आदमी रहेगा ना वो दाब को ज्यादा झेलेगा, और यहाँ पर दाब कम झेलेगा। अब यहाँ का जो हवा है ना वो ऊपर की ओर उठना शुरू हो गया, और जैसे जैसे हवा ऊपर की ओर उठता है ना, यह 165 मीटर ऊपर जा करके 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी हो जाता है। जब हवा नीचे से ऊपर की ओर उठता है ना, है ना, तो ट्रोपोस्फीयर मतलब क्षोभ मंडल में, फिर आगे का मंडल में हम लोग बात करेंगे। क्षोभ मंडल में जब हवा धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है तो वह कितना डिग्री कम हो जाता है? 1 डिग्री। कितना ऊपर जाने पर? 165 डिग्री। 165 मीटर जब ऊपर जाएगा तो 1 डिग्री तापमान में गिरावट आएगी। अब यहाँ से मान लीजिए कि यह चलना शुरू किया था और यहाँ पर खूब गर्म है, 40 डिग्री टेम्परेचर है। अब 40 डिग्री से जब उठना शुरू किया ना और ऊपर गया तो पता चला कि ऊपर जा करके यह इसका जो टेम्परेचर है वह 10 डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया। तो भारी है ना, जैसे जैसे उसका टेम्परेचर कम होगा तो हवा क्या हो जाएगा? भारी हो जाएगा। अब यहाँ से हवा उठ रहा है और ऊपर जाकर के वह भारी हो रहा है, तो गिरेगा ना। तो गिरेगा तो इस एरिया में गिर सकता है, बोलिए यहाँ पर। अरे इधर से मान लीजिए, इधर से हम पूरा गर्म किए हैं तो हवा धीरे धीरे ऊपर उठेगा ना, तो ऊपर ठंडा हो जाएगा तो नीचे गिरेगा। गिरने की कोशिश करेगा तो नीचे फिर आएगा, गर्म हो जाएगा, फिर ऊपर उठा देंगे।
बात समझ रहे ना। तो यह जो है ना ऊपर जाकर फैलने लगता है, नीचे से उठा और ऊपर जाकर के फैलने लगता है, और फैल करके यह इस एरिया में, यहां से उठा और इस एरिया में, और यहां से जो उठा यह इस एरिया में, इधर यह आकर के यहां पर गिरता है। यानी कि इसका जो गिरने का जो एरिया है ना वो या 50 डिग्री के आसपास में आकर के गिरता है। तो गिरेगा तो ऊपर से जो हवा आ रहा है वो ठंडा है कि गर्म? ऊपर से जो यहां पर जो हवा गिर रहा है वो कैसा रहेगा? ठंडा रहेगा। तो ठंडा रहेगा तो इस एरिया में प्रेशर कैसा बना देगा? हाई प्रेशर। और यहां पर क्या हो गया? लो प्रेशर। अच्छा, जैसे लो प्रेशर हुआ, यहाँ का हवा हटा, ऊपर गया, तो नीचे का जगह खाली हो गया कि नहीं? तो धरती पर कहीं भी जगह वैकेंट रह सकता है, खाली रह सकता है, उसको भरने के लिए हवा दौड़ेगा कि नहीं? और दौड़ेगा तो कहां से दौड़ेगा? अगल बगल से। तो इसके बगल में प्रेशर कैसा हो गया? हाई है। और यहां पर लो प्रेशर, तो लो प्रेशर से उठेगा और हाई प्रेशर से दौड़ेगा। अब यहां से फिर हवा इसी एरिया में प्रवेश कर, बात समझ में आया? फिर यहां आया, गर्म हो गया, फिर गर्म होगा तो क्या होगा? ऊपर उठेगा। यानी कि हवाओं का जो प्रवाह है वह हमेशा ही किधर से किधर होगा? हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। और यही कारण है कि जब हवा आंधी चलती है ना, हवाओं का जब प्रवाह होता है तो वह ठंडा लगता है कि गर्म? हवा जब आंधी में आती है तो कैसा लगता है? ठंडा ही गर्म? ठंडा लगता है। क्या ठंडा लगता है? क्या है कि वो किधर से आ रही है? हाई प्रेशर के बेल्ट से आ रही है। तब बात समझ में आया? या जो हाई प्रेशर से आने, हमेशा जो प्रवाह का जो एरिया है वह हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर होता है। कोई दिक्कत? इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे।